नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके पेपर फर्स्ट के लिए एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे खास प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आज का ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी खास है बिकॉज यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अभी प्रश्नों को देखने के बाद ही आपको मालूम हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एनवायरनमेंट के लिए मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूँ और मैंने उन सभी का एक प्लेलिस्ट क्रिएट भी किया है। तो अगर आप एनवायरनमेंट को बेसिकली और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर और भी वीडियोस को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न हैं और इनमें क्या सही उत्तर हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप अपने हिसाब से टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। आपके सामने प्रश्न आएंगे, आप इनको पढ़िएगा और अपने अनुसार उत्तर देने की कोशिश करिएगा। बाद में मैं सभी को डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है इज अ वेस्ट डिस्पोजल मेथड वेयर सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट्स आर कन्वर्टेड और रेसिड्यू एंड गैसियस प्रोडक्ट थ्रू कंबसन। मतलब एक अपशिष्ट निपटान विधि है जहां ठोस कार्बनिक कचरे को दहन के माध्यम से अवशेष और गैसीय उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। यानी एक ऐसा मेथड, कौन वो मेथड होता है जिसमें अपशिष्ट को गैसीय उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, वो जलाकर या दहन के माध्यम से। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इंसिनरेशन, जिसे हम बोलते हैं भस्मीकरण। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बनिक कचरे को दहन के माध्यम से गैसीय उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप इसे ध्यान रखिएगा और इसके बारे में डिटेल समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंट्रोल एंड कंप्लीट कंबसन यानी पूर्णतः दहन किया जाता है और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है। इट लीड्स टू एनर्जी रिकवरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एनर्जी होती है रिकवरी हो जाती है वो, और जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि नॉर्मल तरीके से अगर जिनको जलाया जाए तो वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स छोड़ते हैं, लेकिन इस मेथड के माध्यम से ऐसा नहीं होता है। इसमें और बताया गया है कि इन दीज प्लांट्स द रिसाइक्लेबल मटेरियल इज सेग्रेटेड एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज बर्nt। यानी जो कि रिसाइक्लेबल करने वाला उसके लायक जो मटेरियल होता है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसको अलग कर लेते हैं, और जो भी टॉक्सिक टाइप का मटेरियल होता है उसको हम जला देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं जैसे कि हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट होता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिसाइक्लेबल हो सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक होती हैं। तो उसको भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन के माध्यम से उस तरह की चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक अगला प्रश्न आता है जिसमें कहा गया है ब्लैंक इज एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू गेज द क्वालिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी एक ऐसा जीव जिसका उपयोग पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर डिकम्पोजर्स, प्रिडेटर्स, बायो रिमीडिएटर और बायो इंडिकेटर। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, बायो इंडिकेटर। यानी बायो इंडिकेटर ऐसे जीव होते हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही है। आगे देखिएगा, थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि जो बायो इंडिकेटर्स होते हैं दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट इंडिकेट और मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब देखो ना, नाम से पता चलता है बायो इंडिकेटर, यानी हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो उसमें ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि इंडिकेट करने लगते हैं कि भाई यहाँ पर ये कमी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसके लिए बेहद खास होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं खासतौर पे पॉल्यूटेंट्स जैसी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में पता चलने लगता है। यहाँ पर बोला गया है कि अ गुड बायो इंडिकेटर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द पॉल्यूटेंट। यानी जो अच्छा बायो इंडिकेटर होता है तो वो क्या करता है, पॉल्यूटेंट की उपस्थिति को बताता है। जैसे कि आपने लाइकेन के बारे में सुना होगा, तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन भी पर्यावरणीय प्रदूषण को शो करता है। यानी जिस क्षेत्र में ज़्यादा लाइकेन
उत्पादित होता है तो इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। तो आप ये ध्यान रखिए। साथ साथ ये बताता है कि कितने ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन है वहाँ पे और कितना ज़्यादा इंटेंसिव है और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्सपोज आगे हो सकता है, इन सब के बारे में पता चलता है। तो आप इस अच्छे से प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आगे आता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सोचिए, आप इसे निश्चित ही सही इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं, है ना। हम जानते हैं जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो रेस होती हैं उनको ऑब्जर्व करती हैं। इसीलिए तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, गर्मी को बढ़ाती हैं, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं और एनवायरनमेंट में गर्मी को यानी हीट को बढ़ाती हैं। तो बताना है कि इनमें से वो कौन सी गैस है, यानी नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन या नॉन ऑफ द अबव। तो बताना है कि ग्रीन हाउस गैस में से कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपका ये ओजोन इसका सही आंसर है। आप ध्यान रखिए, ओजोन लेयर जब आपके समताप मंडल में पाई जाती है तब वो अच्छा कार्य करती है, वो पृथ्वी पर आने वाले जो रेडिएशन है उसको बचाती है। लेकिन अगर ओजोन आपके धरातल पर पाई जाती है तब ये काफ़ी नुकसानदायक होती है। तो प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, आपका ओजोन। तो आप इसे इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि ओजोन परत का क्षरण यानी ओजोन डेप्लेशन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और नकारात्मक प्रभावों में शामिल है। यानी हम सभी जानते हैं कि जो ओजोन होती है, ओजोन लेयर का जो डेप्लेशन होता है, अर्थात जो ओजोन परत का क्षरण होता है, वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये बताना है कि हानिकारक है तो उसमें कौन से नकारात्मक प्रभाव होते हैं या कौन से नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तो पहले बोला गया है स्किन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस और डेस्पेसिया और नॉन ऑफ द अबव। तो आप ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर के नुकसान होने से जो सबसे ज़्यादा मानव के लिए हानिकारक होता है वो होता है एक नकारात्मक प्रभाव है जिसका नाम है स्किन कैंसर। यानी अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए तो जो सौर से आने वाले जो रेडिएशंस हैं वो पृथ्वी तक आ जाएंगे और क्या होगा, मानव के लिए वो कैंसरस का काम करते हैं और ख़ास तौर पे स्किन कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आप इसे याद रखिएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न आता है जिसमें कहा गया है द प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक इन अ वाटर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यानी जल निकाय में रिक्त स्थान की उपस्थिति जल प्रदूषण का एक संकेतक है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ई कोली। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको ये बताती हैं कि पर्यावरण में प्रदूषण है। तो इस तरह से ई कोली भी एक ऐसा आपका बैक्टीरिया टाइप का होता है जो कि ये बताता है कि जो जल है, जल में पॉल्यूशन है, ये बताता है। तो इसमें आपका जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही होगा। और आगे थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए, ई कोली मतलब ये पूरा नाम होता है एस्क्रेकिया कोली। ई कोली ये एक बैक्टीरिया होता है, नॉर्मली लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। यानी जो लोग पीपल्स होते हैं और जो जानवर होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में होता है, यानी उनकी आंत में होता है। तो ये इफेक्ट हो गया। अब देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि जो इंसान होते हैं जब फीसिस करने जाते हैं यानी मल त्याग करने की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये चीज़ें जो ई कोली जैसी चीज़ें हैं ये वहाँ पर जाके बाहर निकल जाती हैं। और जब ये अगर किसी जगह पर इकट्ठी हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में जो नाले होते हैं, जो ये ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो वहाँ पर जब बहुत सारे जो मल मल का जो आउट होने का सिस्टम होता है तो वो सीधा उसी में पाइप पहुँचते हैं। तो उस वजह से उसमें जल पोल्यूशन बढ़ता है। तो वो कैसे पता चलता है कि इस बैक्टीरिया की उपस्थिति होने से, यानी ये सीधा वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जा रहा है। अब देखिए जो आपका ई कोली होता है मोस्टली ये हार्मलेस होता है, एक्चुअली आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यानी जब हेल्दी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है उसके लिए हेल्दी होता है। लेकिन कुछ ऐसे ई कोलीस होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, यानी जो कि बीमारियों का कारण बनते हैं। मीनिंग दैट दे कॉन कॉज इलनेस, इन बीमारियां करते हैं आइदर डायरिया और इलनेस आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यानी डायरिया जैसी समस्या करते हैं और भी कुछ समस्याओं को करते हैं।
द टाइप्स ऑफ ई कोली दैट कैन कॉज डायरिया कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। यानी जो ई कोली होता है, जो बैक्टीरिया होता है जो डायरिया कॉज करता है, वो ट्रांसमिट होता है वाटर से, जो कि खराब वाटर होता है, नहीं कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, उसके माध्यम से ये ट्रांसमिट होता है, और जो कि कांटेक्ट विथ एनिमल्स और पर्सन है इसके माध्यम से भी होता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, कुछ खास चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद एक अगला प्रश्न आता है, इसमें कहा गया है क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, आप निश्चित ही क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़े होंगे। तो आप यहाँ पर बताइए कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो मैं बताता हूँ कि आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी मानव के उन क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बढ़ती हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है मानवीय गतिविधियों को कम करना ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सके। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा आप और यहाँ पर देख सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। यह इस संधि में शामिल देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यानी इसके अंतर्गत जो देश शामिल होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस को कम उत्सर्जित करने का प्रयास करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में, यानी जापान में क्योटो शहर है, वहाँ पे 11 दिसंबर 1957 को अपनाया गया था और ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपकी मानवीय गतिविधियों को कम करने के लिए है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम उत्सर्जित किया जा सके। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर एक फिर से खास क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इनकरेक्ट। बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है या ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन आपकी नॉलेज पर डिपेंड करते हैं, ये सीधे एमसीक्यू रटने से तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको बताया गया है उनमें से सभी आपको आने चाहिए। तो जैसे पहले लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, है ना। तो भाई ये बात तो सही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो पहला वाला आपका स्टेटमेंट सही है। इस देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो मतलब हमें ऑप्शन में से गलत ढूंढना है। दूसरा है यूट्रोफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन आपको मैंने बताया था कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि पानी में बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ हरी घास या हरी चीज़ें उगाती हैं, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जल में, और जो जीव जंतु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई ये भी बात सही है। इसके बाद है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फेनोमेना। तो यहाँ पर बोला है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फेनोमेना। तो ये बात भी सही है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होना एक नेचुरल तरीका भी होता है, लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बड़े स्तर पर होने लगती हैं तब ये अपने आप से यानी नेचुरल तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब क्या होता है, तब नुकसान होता है। तो ये बात भी सही है। इसके बाद यहाँ पर कह दिया कि ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ, यानी ओजोन सांस लेने के लिए हानि रहित है। तो भाई ये बात गलत है। इन्होंने कहा कि सांस लेने के लिए ओजोन हानि रहित है, हानि रहित नहीं होती जबकि हानियाँ होती हैं। तो इनकरेक्ट पूछा था, इसके अनुसार आप इसको सही करेंगे, लास्ट वाले को, इसे आप ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। एरियाज दैट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डीडीटी में ऑब्जर्व आ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स। डीडीटी के प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों में पक्षियों की आबादी में गिरावट देखी जा सकती है। तो इस तथ्य के कारण क्या है। यानी देखिए डीडीटी एक ऐसा आपका पेस्टिसाइड होता है जिसको लोग खेतों में यूज़ करते हैं फसलों के रखरखाव के लिए। तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा इसको यूज किया जाता है वहाँ पर देखोगे आप तो जो पॉपुलेशन होती है पक्षियों की वो कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा है और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो बर्ड्स स्टॉप्ड लेइंग एग्स, यानी जो पक्षी होते हैं वो अंडा देना बंद कर दिए हैं। या फिर द एग्स डिड नॉट हैच, यानी अंडे सेने नहीं थे, मतलब अंडे से नहीं पाते हैं पक्षी। सेना मतलब एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से अंडों से चूजे बाहर निकलते हैं। प्रेडेशन ऑफ द एग्स इंक्रीज, यानी अंडों की परभक्षण बढ़ी, यानी अंडों को कुछ पक्षी खा जाते हैं। नॉन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिए डीडी की वजह से क्या होता है कि जो अंडों की सेने की प्रक्रिया होती है, जो हैचिंग करने की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे नए जो पक्षियों की संख्या होती है वो भी कमी हो जाती है। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, एग्स डिड नॉट हैच, यानी ये कारण है कि अंडे सेने की प्रक्रिया सही नहीं हो पाती है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए एक मतलब मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है। DDT इज ए क्लास सेकंड इंसेक्टिसाइड। ऐसा इंसेक्टिसाइड होता है, मतलब ये मॉडरेट टॉक्सिक होता है, यानी जहरीला होता है। मॉडरेट होता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में लंबे समय तक बना रहेगा तो भाई वो ज़्यादा भी खतरनाक होगा। और ध्यान रखिएगा, DDT को तो 1972 में US में बैन तक कर दिया गया था, क्योंकि इसके यूज से बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क इंक्रीज हो रहे थे। इसके बाद मैनी टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पर इसके बहुत सारे गलत प्रभाव होते हैं। लो टू मॉडरेट एक्सपोजर, यानी कि अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर बना रहे, ये 100 mg पर किलोग्राम, तो इससे नोजिया, डायरिया, इरिटेशन ऑफ आइज, नोज और थ्रोट। वाइल हाइयर डोज होगी तो उससे क्या होता है, लोगों में बहुत सारी और भी समस्याएं होने लगती हैं। नॉर्मल लेवल पे डायरिया, इरिटेशन ऑफ आइज, नोज और थ्रोट तक की समस्या होती हैं। और इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स सच एज माइस, रैट्स एंड डॉग्स, यानी जो कुछ अध्ययन किए गए थे चूहों पर और कुत्तों पर, तो उसमें बताया गया कि DDT हैज शोन टू कॉज क्रोनिक इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। यानी अगर लंबे समय तक DDT का प्रभाव रहे तो जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, लीवर, किडनी, इम्यून सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर जो भी कुछ बताया गया है इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं से क्रिएट कर लिए जाते हैं, सो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें और आप टेलीग्राम पर जाकर इस PDF को डाउनलोड करना ना भूलें। पढ़िएगा, बढ़िएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ नई चीज़ों को समझने के लिए मैं आपके साथ अभी और भी टॉपिक्स को लेकर आऊँगा, तो और भी कुछ चीज़ें आपके लिए कुछ अच्छी होंगी जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।